एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस, कुछ बेसिक टर्म्स जो हमारे इस चैप्टर के रिगार्डिंग रहती हैं। आज हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लास्ट लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हमारे जो 2-3 टॉपिक रहते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने सबसे पहले टॉपिक के साथ में जो हमारे रहते हैं। उनमें सबसे पहला टॉपिक है आपका कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। तो इसमें आप बताते हैं कि ये एक सीरीज होती है जिसमें कई सारे लिगेंड्स अरेंज किए जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ के आधार पे। यानी ये सीरीज हमें ये बताती है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है, इसके बारे में हमें बताती है। और ये थ्योरी और ये सीरीज दी गई थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा। तो अगर आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट और लिमिटेशंस नहीं देखी हैं तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन आप किस तरीके से बताएंगे। तो आप बताएंगे द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस लिगेंड्स। इसमें क्या होता है, डिफरेंट जो लिगेंड्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट करी गई है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ के आधार पे। यानी जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर कम स्ट्रॉन्ग है, फिर उससे कम स्ट्रॉन्ग है। यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पे जो उनकी स्ट्रेंथ है, उस ऑर्डर के आधार पे इनकी अरेंजमेंट करी गई है, जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ये किसके द्वारा दी गई थी, तो आप बताते हैं इट वाज गिवन बाय CFT, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा ये दी गई थी। तो ये वाली जो सीरीज है जहां पे हमने कुछ लिगेंड्स को अरेंज कर रखा है उनकी स्ट्रेंथ के आधार पे, जैसे इधर वाले जो लिगेंड्स हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो कार्बोनिल लिगेंड है, फिर साइनाइड आ जाता है, फिर इथाइलिन डाइअमाइन आ जाता है, फिर अमोनिया आ जाता है। फिर यहाँ पे बीच में भी कई सारे लिगेंड्स होते हैं, फिर OH होता है, फिर फ्लोरीन, सल्फर, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनमें क्या होता है, जो इधर वाले लिगेंड्स हैं, देखो ये वाले जो लिगेंड्स हैं ये होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और जो उधर वाले लिगेंड्स हैं वो होते हैं सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड्स। तो ये होती है आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या हमारा मेटल कार्बोनिल्स। कि मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं। देखो ये भी क्या होते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्सेस ही होते हैं जिसमें कार्बोनिल एज ए लिगेंड अटैच होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, तो उन्हें हम कहते हैं मेटल कार्बोनिल्स। और मेटल कार्बोनिल्स ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें एक तो सिग्मा बॉन्ड बनता है मेटल के साथ में और दूसरा पाई बॉन्ड बनता है, जिसे हम बैक बॉन्डिंग भी कह देते हैं कभी कभी, या फिर डी पाई पी पाई बॉन्ड भी कभी कभी उसे हम कह देते हैं। जैसे ये कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे ये वाले कॉम्प्लेक्सेस हो गए हमारे पास में निकल CO4, तो इसमें क्या है, कार्बोनिल एज ए लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है, तो ये भी क्या है, एक मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है। इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल याद कर सकते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल हो गया FeCO5, ये भी एक मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है। आप और भी बता सकते हैं जैसे CrCO6, ये भी एक मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है। आप और भी बता सकते हैं जैसे Mn2CO10, ये भी क्या है, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होते हैं इनकी खासियत क्या होती है, तो आप बताते हैं कि ये वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें कार्बोनिल एक तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ में और दूसरा पाई बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ में। देखो इस तरीके से, जैसे ये जो कार्बोनिल लिगेंड है हमारे पास में, देखो इस तरीके से होगा हमारे पास में कार्बोनिल लिगेंड, ठीक है। ये क्या करेगा, एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ में, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ही होता है ये, है ना। तो इसे हम कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड, या फिर आप इसे कह सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक तो ये वाला बॉन्ड बनाता है, दूसरा क्या करता है, ये मेटल के साथ में बैक बॉन्डिंग करता है इस तरीके से। और ये जो बैक बॉन्डिंग करता है, वो जो बॉन्ड बनता है उसे ये कहता है पाई बॉन्ड। और कभी कभी इस बॉन्ड का नाम वो रख देता है डी पाई पी पाई बॉन्ड, डी पाई पी पाई बॉन्ड। और ये जो डी पाई पी पाई बॉन्ड बन रहा है, ये देखो बैक तरीके से लग रहा है ना, जैसे हमने बैक साइड में लगाया है, तो इसी को बोला जाता है बैक बॉन्डिंग। इसी को क्या बोला जाता है, आप इसे ही बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। और ये जो बैक बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड लेंथ होती है ना, ये बढ़ जाती है इस बैक बॉन्डिंग होने की वजह से। तो आप क्या बताते हैं, जैसे ही ये बैक बॉन्डिंग हुई, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बढ़ जाती है। और ये बॉन्ड लेंथ बढ़ने के अफेक्ट को ही क्या बोला जाता है, सिनर्जिक अफेक्ट बोला जाता है। तो ये जैसे ही ये बॉन्ड लेंथ बढ़ी, इसे हम बोलते हैं सिनर्जिक अफेक्ट। सिनर्जिक अफेक्ट इसे बोला जाता है। यानी अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आप कहते हैं कि कार्बोनिल की बैक बॉन्डिंग होने की वजह से मेटल के साथ में कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। इस अफेक्ट को आप बोलते हैं सिनर्जिक अफेक्ट।
अब यहाँ पे देखो हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो है मेटल कार्बोनिल्स के रिगार्डिंग, यानी मेटल कार्बोनिल्स होते क्या हैं। तो आप बताते हैं सच कंपाउंड्स, ये वो कंपाउंड्स होते हैं हैविंग बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, जिसके क्या होते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं बिटवीन मेटल एंड कार्बोनिल ग्रुप। किसके साथ में, देखो एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है मेटल और कार्बोनिल के बीच में, दूसरा होता है पाई बॉन्ड मेटल और कार्बोनिल के बीच में, उसे कहा जाता है मेटल कार्बोनिल्स। और अगर यहां पे आपसे ये पूछ लिया जाता कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो आप बताते हैं कि सिग्मा बॉन्ड तो तब बनेगा जब कार्बोनिल ग्रुप जो है या कार्बोनिल लिगेंड जो है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट करेगा, जो मेटल के जो एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, जो खाली ऑर्बिटल होते हैं, उनमें क्या करता है लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तब तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कब बनेगा, तो पाई बॉन्ड आप बताते हैं कि जो मेटल के जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वो डोनेट करता है, मेटल अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड्स के अंदर। यानी इसके कौन से ऑर्बिटल होंगे, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे जो कि खाली होते हैं। तो उनके अंदर जब ये डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब बनता है आपका पाई बॉन्ड। सिमिलरली इस तरीके से, तो ये क्या बन गया, देखो एक तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक पाई बॉन्ड बन गया, तो इसी को बोला जाता है मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। तो आप लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कि सिग्मा बॉन्ड जब बनता है बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। कहता है सिग्मा बॉन्ड जब बनेगा वो कब बनेगा, जब जो कार्बोनिल लिगेंड है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा खाली ऑर्बिटल को, यानी सेंट्रल मेटल एटम के जो खाली ऑर्बिटल हैं उन्हें डोनेट करेगा, तब जाके क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सेकंड पॉइंट में कहता है कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि पाई बॉन्ड जो बनता है वो मेटल के द्वारा अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के द्वारा बनता है टू दी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड्स, कि लिगेंड के जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे उन्हें क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, तब जाके पाई बॉन्ड बनता है। तो ये है आपका मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, उसके बारे में किस तरीके से लिखा जाएगा, तो आपने इस तरीके से लिखना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है CFT4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं, देखो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये रहे मेटल, ये वाले इस तरीके से लिगेंड अटैच होते हैं, इस तरीके की ज्योमेट्री को कहा जाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। हमने अपने पिछले लेक्चर में CFT4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ लिया था, जिसमें हमने बताया था कि जो d ऑर्बिटल होते हैं मेटल के, जब उन्हें कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया होता है तब उन सभी की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, जिसे हम डीजनरेट ऑर्बिटल बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, लिगेंड मेटल के पास में अप्रोच करता है, उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है। और लिगेंड जैसे ही वो और ज्यादा नजदीक आता है, उनमें रिपल्सन फोर्स फील होता है। क्यों होता था रिपल्सन फोर्स फील, क्योंकि मेटल के पास में क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, और लिगेंड के पास में क्या था, नेगेटिव चार्ज था, जिसके कारण जो डी ऑर्बिटल के जो एनर्जीज थी वो क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती है, यानी डीजनरेसी उसकी टूट जाती थी। और कितने सेट ऑफ ऑर्बिटल में टूट रही थी, वो 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल में टूट रही थी, एक तो T2G और दूसरे टूट रही थी EG ऑर्बिटल के अंदर। लेकिन फर्क क्या है उनमें और इसमें, ये फर्क है कि वहां पे जब डी ऑर्बिटल की एनर्जी जब स्प्लिट हो रही थी, यानी डीजनरेसी जब टूट रही थी, तो T2G ऑर्बिटल नीचे की तरफ आ रहे थे और EG ऑर्बिटल कहां पे जा रहे थे, ऊपर की तरफ। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जब डीजनरेसी ब्रेक डाउन होती है तो EG ऑर्बिटल नीचे की तरफ आ जाते हैं, लेकिन T2G ऑर्बिटल ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इसी को बोला जाता है CFT4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यानी इसके अंदर होता क्या है, देखो जैसे हमने मान के चला कि हमारे पास में d ऑर्बिटल थे मेटल के, ये थे, ये हैं d ऑर्बिटल, और ये जो d ऑर्बिटल हैं ये हैं ग्राउंड स्टेट के ऊपर, और सभी की एनर्जी क्या है, सेम है। लेकिन जैसे ही लिगेंड इसके पास में अप्रोच करेंगे, मेटल के पास में अप्रोच करेंगे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, इनकी एनर्जी कहां चली जाएगी, थोड़ी सी एक्साइटेड स्टेट में चली जाएगी, इस तरीके से। अब ये जो डी ऑर्बिटल हैं ये कब आ गए, ये आ गए एक्साइटेड स्टेट के अंदर, ये पहुंच गए एक्साइटेड स्टेट के अंदर। लेकिन जैसे ही लिगेंड और ज्यादा नजदीक आएंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स ये फील करेंगे, और जैसे ही ये रिपल्सन फोर्स फील करते हैं, इनकी एनर्जी और ज्यादा स्प्लिट हो जाती है। और ये जो डी ऑर्बिटल हैं ये किन किन सेट में स्प्लिट करते हैं, तो आप बताते हैं ये T2G और EG सेट में ही स्प्लिट करते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब T2G ऑर्बिटल ऊपर की तरफ चले जाएंगे और EG ऑर्बिटल नीचे की तरफ चले आएंगे। तो इसी को कहा जाता है CFT4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और इसी से रिगार्डिंग हमने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी है इसकी, तो क्या है इसमें वो पढ़ लेते हैं कि द डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, कि जो डी ऑर्बिटल की जो डीजनरेसी है ऑल्सो ब्रेक डाउन, वो भी क्या होती है, वो टूट जाती है अंडर अनसिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड ऑफ 4 लिगेंड्स। कहता है कि जैसे ही 4 लिगेंड अनसिमेट्रिकल फील्ड के साथ में आते हैं मेटल के पास में, उसकी डीजनरेसी टूट जाती है। और डीजनरेसी किस तरीके से टूटती है, तो आप इस तरीके से बना के दिखा देंगे ऑर्बिटल कि ये टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होता है, इनका जो ये एनर्जी गैप होता है, अगर हम टेट्राहेड्रल के केस में पढ़ रहे हैं तो इसे हम डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और ये क्या हो रहे थे, ये दोनों अरेंज किसके अराउंड होते हैं, एक बैरी सेंटर के अराउंड होते हैं। तो यहाँ पे बीच में एक लाइन बना के दिखा देंगे आप, ये लाइन बताएगी बैरी सेंटर को। बाकी सारी बातें सेम है जैसा कि हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ा था। इनकी जो एनर्जीज रहेंगी बस वो बदल जाएंगी। अब इतनी जो एनर्जी है वो एनर्जी हो जाएगी प्लस 2/5 डेल टी के बराबर, और नीचे वाली एनर्जी हो जाएगी माइनस 3/5 डेल टी के बराबर। ये एनर्जीज हो जाती हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। और इनमें जो रिलेशन होती है ना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो स्प्लिटिंग होती है, देखो ये वाली ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग हम रिप्रेजेंट कर रहे थे डेल ओ के द्वारा, और टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल टी के द्वारा। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होती है, तो रिलेशन आप बताते हैं कि डेल टी बराबर होता है 4/9 डेल ओ के। इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो डेल टी होती है ना, उसकी वैल्यू हमेशा ही कम मिलेगी आपको। और अगर ये वैल्यू हमेशा ही कम मिलेगी तो आपको कॉम्प्लेक्सेस कौन से मिलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। क्योंकि देखो अब जो इलेक्ट्रॉन की अगर मैं फिलिंग करूं, जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां भर लिया, दूसरा यहां भर लिया, और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा अगर इनकी एनर्जी कम हुई तो तीसरा इलेक्ट्रॉन तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है तो मुझे कौन से कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। तो आप यहां पर एक और लाइन लिखते हैं नोट करके कि ड्यू टू लोअर स्प्लिटिंग एनर्जी there are always high spin complexes कि लोअर स्प्लिटिंग होने की वजह से आपको यहां पे लगभग कौन से कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं। तो आप ये बताते हैं CF4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। अब हम इसका लास्ट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन अवर डेली लाइफ। कि जो जितने भी हमने कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हैं अभी तक, या जो हमारी जो यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसका हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या इस्तेमाल होता है, क्या क्या उसके यूजेस होते हैं, अब हम वो देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कि कॉम्प्लेक्सेस का डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ इसके यूजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप बताते हैं कि इनका बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और जो हेमोग्लोबिन होता है वो आयरन 2 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स होता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है लंग से टिश्यूज तक। तो ये कॉम्प्लेक्स कब बना, जब आयरन 2 पॉजिटिव ने बॉन्डिंग करी होगी तभी जाके हेमोग्लोबिन बना होगा। तो इसी से रिगार्डिंग हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि ये क्या करता है, दीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस फील्ड्स, कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो वेरियस फील्ड्स में अपना अहम योगदान अदा करते हैं। सबसे पहला है इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इसका क्या क्या इस्तेमाल है। तो आप बताते हैं वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कहता है कि जो कई सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं वो कॉम्प्लेक्स की मदद से ही चलती हैं, अदरवाइज वो नहीं चलेंगी। जैसे एग्जाम्पल में वो कहता है कि जो हेमोग्लोबिन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है आयरन 2 पॉजिटिव का, विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। कि जो हेमोग्लोबिन है वो किसका कॉम्प्लेक्स है, आयरन 2 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स है। अगर वो कॉम्प्लेक्स ना होता तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती लंग से टिश्यूज तक। सेकेंड एग्जाम्पल में वो कहता है क्लोरोफिल इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कि जो क्लोरोफिल होता है वो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स होता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स ना होता तो प्लांट्स के अंदर होने वाली फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ना होती। सेकेंड ये एप्लीकेशन बताता है कि इसका मेडिसिन में भी काफी ज्यादा अहम योगदान होता है। मेडिसिन में इसके एग्जाम्पल्स बता रखे हैं कि जो सिस्प्लेटिन होती है, सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला ये रहा, इसका इस्तेमाल किया जाता है कैंसर को ठीक करने के लिए, यानी एंटी ट्यूमर मेडिसिन होती है ये सिस्प्लेटिन। सेकंड इसने एग्जांपल बताया है कि जो विटामिन B12 होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है कोबाल्ट पॉजिटिव का, जो हेल्प करता है ब्लड सिंथेसिस के अंदर। थर्ड इसने एग्जांपल हमें बताया है कि एक BAL नाम का एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश एंटी लेविसाइट, जिसका इस्तेमाल किया जाता है एंटीडोट ऑफ आर्सेनिक पॉइजन, कि जब भी शरीर के अंदर आर्सेनिक क्रिया नाम से पॉइजन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए बाल नाम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया जाता है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, जो मेडिसिन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप बताते हैं कि कैल्शियम EDTA2 नेगेटिव नाम का एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एज एन एंटीडोट ऑफ लेड पॉइजन, कि शरीर के अंदर जब कभी भी लेड पॉइजनिंग हो जाती है तो वहां पे ये कॉम्प्लेक्स दिया जाता है कैल्शियम EDTA2 नेगेटिव का। फर्दर आप बताते हैं इन रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर,
कि कभी कभी क्या होता है, सर्दियों में पानी के अंदर जब हम साबुन से जब हम कपड़े धोते हैं तो साबुन में झाग नहीं बनते, वो क्या होता है, वो टूटने लग जाता है। उसका मतलब क्या होता है कि पानी हमारा हार्ड हो चुका है। तो उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो हार्डनेस होती है ना पानी में, वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की वजह से होती है। तो अगर मैं उनके अंदर EDTA टाइप का लिगेंड डाल दूंगा तो वो क्या करेगा, कैल्शियम के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो यहां पे हम कहेंगे कि हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी जो पानी की जो हार्डनेस होती है उसे रिमूव करने के लिए भी कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर आप बताते हैं कि इनका एग्रीकल्चर फील्ड में भी काफी ज्यादा अहम योगदान है, कि जो बीज होते हैं ना, जो फर्टिलाइजर्स के बीज वगैरह होते हैं, उन पे कोटिंग की जाती है मरकरी और कॉपर की। जैसे ही उनके पे कोटिंग कर दी जाती है तो उन पे क्या होता है, पॉइजनस नेचर होता है जो फंगस को किल कर देता है। तो इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे बातें लिखी हैं कि द सीड्स आर प्रोटेक्टेड बाय कॉम्प्लेक्स, कि जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उन्हें कॉम्प्लेक्स से प्रोटेक्ट किया जाता है। ऑफ मरकरी एंड कॉपर हैविंग पॉइजनस नेचर, क्यों किया जाता है, क्योंकि उनका पॉइजनस नेचर होता है, विच किल्स फंगस, जो कि क्या कर देते हैं, फंगस को किल कर देते हैं। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। और भी कई सारी एप्लीकेशंस होती हैं इसकी, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, फोटोग्राफिक में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे तो इनकी कई सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन आप इतनी ही याद कर लेना। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक। आशा है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।